तो ये मरकरी वाले में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? मरकरी बैरोमीटर में बोलो। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब जो नेक्स्ट हमारी डिवाइस है, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, वो है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, तो अब कौन सी है? ओपन ट्यूब मैनोमीटर। और इससे पहले जो हमने पढ़ी है वो आपकी क्या है? मरकरी बैरोमीटर। ठीक है, तो ओपन ट्यूब बैरोमीटर इज अ यूजफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग प्रेशर डिफरेंसेस। ये जो डिवाइस है ये बेसिकली क्या करती है? प्रेशर डिफरेंसेस को मेजर करने के लिए, यानी कि दो पॉइंट अगर आपको दिए हैं, उन दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, तो उसके लिए आप जो डिवाइस यहाँ पर यूज करोगे, ओपन ट्यूब बैरोमीटर यूज करोगे। ठीक है, तो लाइक आपसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई ये चीज करनी है तो इसके लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करेंगे। जैसे मान लो आपसे पूछा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए इनमें से कौन सी डिवाइस है, तो उसमें आपको सारे बैरोमीटर मैनोमीटर सब कुछ दे देंगे। तो आपको क्या, किस पे आंसर पे टिक लगाना है? मरकरी बैरोमीटर पे लगा देना है। ठीक है, उसी तरीके से मान लो अगर आपसे पूछते हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज की जाती है, तो वो आपका ओपन ट्यूब मैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो डिवाइस है, इट कंसिस्ट ऑफ अ यू ट्यूब कंटेनिंग अ सुटेबल लिक्विड। ठीक है, तो ये जो इसके पास इस ये जो डिवाइस है इसमें क्या होती है? यू ट्यूब होती है। ठीक है, तो यू यू टाइप की जो है ट्यूब होती है, यू शेप की ट्यूब होती है, जिसके अंदर क्या होता है? सुटेबल लिक्विड होता है। दैट इज अ लो डेंसिटी लिक्विड सच एज ऑयल। तो इसमें जो लिक्विड हम इस्तेमाल करते हैं वो लो डेंसिटी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपका ऑयल हो गया। ठीक है, फॉर मेजरिंग स्मॉल प्रेशर डिफरेंसेस एंड अ हाई डेंसिटी लिक्विड सच एज मरकरी फॉर लार्ज प्रेशर डिफरेंसेस। यानी कि अगर प्रेशर डिफरेंस किसी दो पॉइंट के बीच में छोटा है, ठीक है, तो हम लो डेंसिटी का लिक्विड इसमें इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज अगर प्रेशर डिफरेंस जो है वो लार्ज है, यानी कि लार्ज प्रेशर डिफरेंसेस हैं दो पॉइंट के बीच में, तो उस केस में हम हाई डेंसिटी लिक्विड जैसे कि मरकरी हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, तो मरकरी हम यूज करेंगे हाई डेंसिटी, मतलब हाई डेंसिटी जो ये आपका क्या बोलते हैं लिक्विड है मरकरी, ये हम लार्ज प्रेशर डिफरेंस के लिए यूज करेंगे। और जो लो डेंसिटी लिक्विड है जैसे कि ऑयल, ये हम स्मॉल प्रेशर डिफरेंस के लिए यूज करेंगे। तो ये जो दोनों पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है one end of the tube is open to the atmosphere and the other end is connected to the system whose pressure we want to measure। तो एक एंड जो होता है वो आपका ओपन टू द एटमॉस्फेयर होता है, और जो इसका दूसरा एंड है वो आपका उस वाले सिस्टम से कनेक्टेड होता है जिसका प्रेशर हमको मेजर करना है। तो ये आप राइट साइड में जो फिगर देख रहे हो, ठीक है, ये वाली जो फिगर देख रहे हो ये आपको यूट्यूब दिख रही होगी। तो ऐसा जो होता है ये आपका क्या होता है? ओपन ट्यूब मैनोमीटर डिवाइस होता है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो ये जो यू टाइप की इन्होंने ट्यूब बनाई है, इसमें एक जो एंड है, ये वाला जो एंड है, ये वाले एंड को इन्होंने फ्री कर रखा है, ओपन कर रखा है, जिसके ऊपर कौन सा प्रेशर एक्ट कर रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। और दूसरे वाली तरफ से जो है इन्होंने इसको क्लोज कर रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसको पूरा क्लोज कर रखा है। तो एक तरफ से ओपन है, दूसरी तरफ से क्लोज है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है? नेक्स्ट है उसके बाद, तो अदर एंड इज कनेक्टेड टू द सिस्टम हुज प्रेशर वी वांट टू मेजर। एंड उसके बाद है द प्रेशर पी एट ए इज इक्वल टू द प्रेशर एट पॉइंट बी। तो यहाँ पर अब देखो, वापस से वही सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं जैसे अभी हमने मरकरी बैरोमीटर में किया था। तो यहाँ पर आप देखोगे आपको दो पॉइंट दिख रहे होंगे, एक आपको ये वाला ए पॉइंट दिख रहा है और एक आपको ये वाला बी पॉइंट दिख रहा होगा। ठीक है, तो ए और बी पॉइंट आपको जो दिख रहे हैं ये कहाँ है? दोनों सेम लेवल पे हैं। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जितना प्रेशर ए पर होगा उतना ही प्रेशर आपका कहाँ पर होगा? बी पर होगा। क्यों होगा? एज पर पास्कल्स लॉ, क्योंकि पास्कल लॉ क्या कहता है? फ्लूइड के अंदर अगर सेम हाइट पर कोई भी दो पॉइंट्स हैं आपके पास, तो उन सेम हाइट पे क्या होंगी? जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू क्या हो गया? प्रेशर एट पॉइंट बी के बराबर हो गया। तो यहीं से ये देख लो, ये लिखा है pressure P at A is equal to pressure at point B. What we normally measure is the gauge pressure, which is P minus PA. तो ये वाले जो डिवाइस से हम लोग बेसिकली मेजर करते हैं वैल्यू, वो किसकी करते हैं? P माइनस पी ए की करते हैं, जो कि आपका गेज प्रेशर के बराबर होता है, यानी कि रो जी एच के बराबर होता है।
ठीक है। तो गेज प्रेशर मैंने आपको बताया था, गेज प्रेशर का मतलब क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे प्रेशर की वो वैल्यू जो मतलब हमें ये बताता है कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है। ठीक है। तो टोटल प्रेशर में से अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो रूजीएच मिलता है, रूजीएच को हम क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर बोलते हैं। तो फिर ये है कि व्हाट वी नॉर्मली मेजर इज द गेज प्रेशर को मेजर करते हैं विच इज P माइनस पी ए गिवन बाय इक्वेशन, ये हमने पढ़ लिया, एंड इज प्रोपोर्शनल टू मैनोमीटर हाइट। तो ये जो होता है आपका P माइनस ई है, ये क्या होता है, रूजीएच के बराबर होता है, यानी कि प्रोपोर्शनल टू हाइट होता है, यानी कि जितनी ज्यादा इस फ्लूइड कॉलम की हाइट होगी मैनोमीटर में, उतना ज्यादा यहाँ पर आपका गेज प्रेशर की वैल्यू होगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्रेशर इज सेम एट द लेवल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द यूट्यूब कंटेनिंग अ फ्लूइड। तो यहाँ पर क्या प्रेशर जो है वो आपका सेम है, सेम लेवल पे। ठीक है, मतलब ए और बी पॉइंट पे। फॉर लिक्विड्स द डेंसिटी वेरीज वेरी लिटिल ओवर वाइड रेंजेस इन प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड वी कैन ट्रीट इट सेफली एज अ कांस्टेंट फॉर आवर प्रेजेंट पर्पसेस। ठीक है। तो लिक्विड में क्या होता है, ठीक है, लिक्विड के केस में क्या होता है, जो डेंसिटी है वो बहुत ही कम वेरी करती है प्रेशर या फिर टेम्परेचर चेंज करने पे, इसलिए हम इसको जो है कांस्टेंट मान सकते हैं, यानी कि डेंसिटी को कांस्टेंट इसमें ले सकते हैं, डेंसिटी चेंज नहीं होती। लेकिन गैसेस ऑन द अदर हैंड एग्जिबिट लार्ज वेरिएशन ऑफ डेंसिटीज विद चेंजेस इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो अनलाइक गैसेस लिक्विड्स आर देयरफॉर लार्जली ट्रीटेड एज इनकम्प्रेसिबल। तो लिक्विड क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ये चीज हम पढ़ चुके हैं, बिकॉज उनको कंप्रेस करना बहुत ही मुश्किल होता है, जिस वजह से लिक्विड को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं एंड उनकी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। और जब हम ये ρgh की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, हमें जो वैल्यू मिलेगी बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगी। तो यहाँ से देखो आपको मतलब यहाँ पर मतलब क्या है कि हमें जो यहाँ पर वैल्यू निकालनी है ना, वो किसकी निकालनी है, हमें पॉइंट बी की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, या पॉइंट ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। देखो, तो हमने क्या देखा कि पी ए पर जो प्रेशर है उतना ही पी बी पर प्रेशर होगा, और पी बी पर जो प्रेशर यहां पर होगा वो कितना होगा आपका, ये आपका होगा पी बी पर जो प्रेशर है, ठीक है, ये आपका पी माइनस, एक सेकेंड, ये आपका पी ए प्लस ρgh के बराबर होगा। ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, P माइनस पी ए की जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो बेसिकली क्या है, पीबी माइनस पी ए की वैल्यू है। पीबी आपका बी मतलब पॉइंट बी पे प्रेशर है, और ए जो है वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसकी जो वैल्यू आपको मिलेगी वो ρgh के बराबर मिलेगी। ठीक है। तो ये है कि अगर आप मतलब ये मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तो देखो वैल्यू आपको पता ही है, जो कि 1 एटीएम के बराबर होती है, यानी कि 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। और अगर आपको इसकी हाइट मिल जाती है और इसमें जो आप फ्लूइड इस्तेमाल कर रहे हो उसकी डेंसिटी अगर आपके पास है और जी की वैल्यू 10 है, तो उसमें फिर आप ये इस्तेमाल करके पी बी की जो वैल्यू है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। तो Pb माइनस पी एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू ρgh, यानी कि बी पॉइंट पे या फिर ए पॉइंट पे कहना चाहो, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है पी और पीबी की। तो पीबी पर अगर बी पॉइंट पर अगर प्रेशर की वैल्यू निकाल रहे हो तो आप इस रिलेशन को इस्तेमाल करके कर सकते हो। ठीक है। और यहां से क्या है, ये जो आपका प्रेशर लग रहा है मतलब इतना प्रेशर है, सो दैट कि ये ए और बी जो पॉइंट है ये दोनों क्या है आपके, मतलब हमें जो प्रेशर की वैल्यू वो पी ए पर ही कैलकुलेट करनी है बेसिकली। तो पी ए पे आप जो कैलकुलेट करोगे जो वैल्यू मिलेगी आपको वो पी बी के बराबर ही होगी, और पी बी की वैल्यू जो है आप इस वाले रिलेशन को इस्तेमाल करके निकाल सकते हो। अब जब आप इसका न्यूमेरिकल करोगे तब आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है। तो इतनी चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर एट सी लेवल इज 1.29 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है। तो यहाँ पर जो है डेंसिटी एटमॉस्फेयर की कितनी है, इतनी है 1.29 kg पर मीटर क्यूब। एज्यूम दैट इट डज नॉट चेंज विद एल्टीट्यूड। तो हम ये मान रहे हैं कि भाई हाइट के साथ वो अगर चेंज नहीं हो रही है, देन हाउ हाई वुड द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड, यानी कि आपको एच की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर निकालनी है। ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हो, आपको पता है जो यहाँ पर ρgh होता है वही आपका क्या होगा बेसिकली, मतलब अगर आप मान लो नीचे आप किसी पॉइंट पे, ये कह रहे हैं ना सी लेवल पे मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर पी की आप वैल्यू निकालोगे तो वो कितने के बराबर होगी, ρgh के बराबर होगी। ठीक है। ρgh के क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है वो आपका पूरा का पूरा ρgh के बराबर ही होगा। ठीक है। क्योंकि ρgh की वैल्यू हम तब माइनस करते हैं जब हम फ्लूइड के अंदर किसी पॉइंट को कंसिडर कर रहे होते हैं, लेकिन अभी आपने फ्लूइड के सरफेस पे कंसिडर किया है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही हमारा ρgh के बराबर होगा। ठीक है। तो ρgh की जो वैल्यू है वो आपके यहाँ पर रो जो है वो डेंसिटी ऑफ एयर हो जाएगी या एटमॉस्फेयर हो जाएगी, जी आपका 10 हो गया, और हाइट जो है वो आपको यहाँ पर निकालनी है।
ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आपको पता ही है, ये इतने के बराबर होती है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। यहाँ से जो आप हाइट ये जो निकालोगे ये 8 किलोमीटर, तो लगभग 8 किलोमीटर का क्या होता है हमारा एटमॉस्फेयर का रेंज होती है पूरी 8 किलोमीटर के आसपास। ठीक है। तो इन रियलिटी द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस विद हाइट, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, जो डेंसिटी होती है एयर की वो क्या होती है, कम होती है जैसे जैसे हम ऊपर हम हाइट पे जाते रहते हैं। सो डज द वैल्यू ऑफ जी, और जी की वैल्यू भी क्या होती है, कम होती है। ये हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हो या अर्थ के सरफेस से नीचे जा रहे हो, दोनों ही केसेस में स्मॉल जी की जो वैल्यू वो क्या होती है, कम होती है। द एटमॉस्फेरिक कवर एक्सटेंड्स विद डिक्रीजिंग प्रेशर ओवर 100 किलोमीटर। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो एटमॉस्फेरिक कवर है, ठीक है, वो आपका 100 किलोमीटर तक लगभग लगभग रहता है रियलिटी में। ठीक है। जो जिसमें क्या है, प्रेशर धीरे धीरे कम होता रहता है। We should also note that sea level atmospheric pressure is not always 760 mm of Hg. A drop in the Hg level by 10 mm or more is a sign of approaching storm. ठीक है। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पर आपको बताइए। पहली चीज तो ये बताइए कि सी लेवल पे जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हमेशा 760 mm नहीं होता है, थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशन चलता रहता है। और साथ में इन्होंने ये भी बोला है कि अगर एच जी लेवल यानी कि मरकरी के लेवल में, यानी कि आप मरकरी बैरोमीटर को यूज करके समुद्र के किनारे जाके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर आप मेजर करते हो और आपको ये पता चलता है कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो 10 mm से क्या है, गिर गया है। ठीक है। अ ड्रॉप इन द एचजी लेवल बाय 10 mm और मोर, यानी कि कम से कम 10 mm गिर गया या उससे ज्यादा जो है गिर गया, यानी कि जो नॉर्मल यहाँ पर जो वैल्यू है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वो कितनी आएगी, आपकी मरकरी बैरोमीटर में जो हाइट आएगी कॉलम की मरकरी की वो आएगी 760 mm या 760 टॉर। ठीक है। तो ये 760 mm की बजाय क्या हो जाए, आपकी वैल्यू 750 हो जाए या फिर उससे कम हो जाए, मान लो 745 हो जाए, तो इसका मतलब होता है कि जो है तूफान आने वाला है। ठीक है। इट इज अ साइन ऑफ एन अप्रोचिंग स्टॉर्म, यानी कि 10 या फिर उससे कम जैसे ही प्रेशर यहाँ पर गिरता है, या 10 टॉर या फिर उससे कम जो है प्रेशर कम, मतलब प्रेशर उससे ज्यादा गिरेगा, 10 टॉर से ज्यादा गिरेगा, तो आपका तूफान आने लगेगा। तो ये तूफान का क्या होता है, एक साइन होता है। ठीक है। तो लाइक यही सारी जो चीजें हैं, आपने देखा होगा अगर आप कभी समुद्र के किनारे गए होगे तो मतलब वहां पर लगे भी होते हैं ये आपके बैरोमीटर वगैरह लगा होता है, तो वहां से प्रेशर की वैल्यू पता चलती रहती है। और वहां पे कौन होते हैं, कोस्ट गार्ड होते हैं। ठीक है। कोस्ट गार्ड्स होते हैं। तो कोस्ट गार्ड्स वगैरह यही सब चीजें मॉनिटर करते रहते हैं प्रेशर वगैरह को। कहीं जैसे ही प्रेशर ये इतना गिरता है तो वो लोगों को क्या कर देते हैं, वार्निंग दे देते हैं कि भाई समुद्र के किनारे से आप समुद्र को छोड़कर चले जाओ क्योंकि तूफान आने के चांसेस है। ठीक है। तो लाइक ये वार्निंग होती है, क्योंकि प्रेशर कम होने का मतलब क्या होता है, अगर किसी जगह पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो गया तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जो डिफ्यूजन होता है ना, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ या हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो मान लो ये कोई एरिया है, ये समुद्र के किनारे का एरिया है, यहाँ पे जो प्रेशर है वो कम हो गया, मान लो 740 mm हो गया, 740 mm ऑफ एच अगर ये प्रेशर हो गया, तो क्या होगा दूसरी जगह पे जहां पे नॉर्मल प्रेशर है, ठीक है, मतलब नॉर्मल प्रेशर का मतलब वहां पर मान लो 760 है या 765 है या 770 है, तो यहां से जो एयर के मॉलिक्यूल होंगे वो ट्रेवल करके तेजी से यहाँ पे आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है। और वैसे भी आपको ये चीज पता है कि भाई गैस का प्रेशर जिधर ज्यादा होगा, क्योंकि एयर क्या है, बेसिकली एक गैस है, तो एयर का प्रेशर जिधर ज्यादा होगा उधर से गैस ट्रेवल कहाँ करने की कोशिश करेगी, जहां पर प्रेशर कम होगा। तो जितना ज्यादा यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस होता है, ठीक है, उतना तेजी से यहाँ पर गैस का डिफ्यूजन होता है। यानी कि मान लो अभी मान लो इधर ये 740 है और ये इधर 760 है, तो टोटल 20 का है, अगर मान लो इसकी जगह पे 40 का हो जाएगा, तो 40 वाली जो स्थिति है या जो सिचुएशन है ये और ज्यादा खराब होगी, यानी कि और तेजी से यहाँ पर हवा चलना स्टार्ट होगी, हवा इधर की तरफ आएगी और तूफान आना स्टार्ट होगा। तो ये इन सब के पीछे क्या होता है, रीजन होता है। ठीक है। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि एट अ डेप्थ ऑफ 1000 मीटर इन एन ओशन व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर, what is the gauge pressure, find the force acting on the window of area 20 by 20 centimeter of a submarine in the depth the interior of which is maintained at sea level atmospheric pressure। तो ये क्वेश्चन देख लो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो आपको हाइट दी हुई है 1000 मीटर दी है ओशन के अंदर, आपसे पूछा कि एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा। तो एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, P इज इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच, यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो नेट प्रेशर काम कर रहा है उसी को हम एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। और वो आपका कितने के बराबर होता है, पी ए प्लस रो जी एच के बराबर होता है। ठीक है। जिसमें से रो जी एच क्या है, रो जी एच आपका गेज प्रेशर होता है।
तो गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर। ये चाहो तो नोट डाउन भी करके रख लो, ठीक है। जो एब्सोल्यूट प्रेशर आपका होता है वो आपका गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। इस रिलेशन को याद रखना, ठीक है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू किसके बराबर होती है? गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और गेज प्रेशर जो होता है वो आपका किसके बराबर होता है? रो जी एच के बराबर होता है। तो अगर आप एब्सोल्यूट प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर देते हो तो आपको गेज प्रेशर मिल जाता है, ठीक है। तो पीए प्लस रो जी एच लगाया, पीए की वैल्यू ये हो गई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ये, और रो जी एच, रो का मतलब डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी आपको दी हुई है इसमें क्वेश्चन में। ओशियन की डेंसिटी जो है वो आपके नॉर्मल वाटर से थोड़ी सी ज्यादा होती है। क्यों होती है? बिकॉज उसमें सॉल्ट होते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर नीचे सी वाटर की डेंसिटी दी है जो कि 1.013 है, और जो नॉर्मल वाटर होता है उसकी 1 × 10⁻³ होता है। तो ये आपने डेंसिटी इसमें रखी, जी की वैल्यू 10 रखी, और एच की वैल्यू, इन्होंने डेप्थ की वैल्यू कितनी दी है? 1000 मीटर दी है सरफेस से। तो यहाँ पर जो आपको प्रेशर की वैल्यू मिल गई वो मिल गई 104.01 × 10⁵ पास्कल, यानी कि लगभग लगभग 104 एटीएम। अब गेज प्रेशर की वैल्यू की बात करें तो गेज प्रेशर क्या होता है? पी माइनस पी ए होता है, जो कि आपका रो जी एच के बराबर होता है, ठीक है। इज इक्वल टू पीजी, पीजी का मतलब गेज प्रेशर। तो ये जो रो जी एच है, रो जी एच निकाल दोगे, रो की वैल्यू ये हो गई, जी की वैल्यू ये हो गई, और एच की वैल्यू हो गई। आपको जो आंसर मिल जाएगा 103 एटीएम मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे गेज प्रेशर की जो वैल्यू है वो आपको 103 मिल रही है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू है वो आपको 104 मिल रही है। तो कहने का मतलब वही है कि एब्सोल्यूट प्रेशर आपका 1 एटीएम ज्यादा होता है गेज प्रेशर के कंपैरिजन में। आई होप ये चीज भी आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी कि गेज प्रेशर से ज्यादा एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होता है? 1 एटीएम, ठीक है। मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो 1 एटीएम होता है। बिकॉज आप यहाँ पर देख भी रहे हो ना कि एब्सोल्यूट प्रेशर अगर आप करते हो और उसमें से आप क्या माइनस करते हो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस करते हो, तो आपको गेज प्रेशर मिल जाता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 एटीएम के बराबर होता है। तो अगर ये वैल्यू मान लो 104 है, तो ये जो आपको वैल्यू मिलेगी वो 103 एटीएम के बराबर मिलेगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई आपको विंडो पे प्रेशर बताना था, जो कि उसका एरिया आपको 20 × 20 सेंटीमीटर दिया है सबमरीन, ठीक है, इसी डेप्थ पे। इसके ऊपर आपको प्रेशर बताना है। तो आपके पास जो प्रेशर बाहर है सबमरीन के वो इतने के बराबर है, मतलब एब्सोल्यूट जो प्रेशर है वो इतना है, ठीक है। एंड द प्रेशर इनसाइड इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अंदर जो प्रेशर है वो आपका, हमेशा ध्यान रखना, कोई भी अगर एनक्लोज्ड चीज होती है तो उसके अंदर क्या होगी? एयर होगी। सबमरीन के अंदर भाई लोग अगर खड़े हैं, लोग वहां पर हैं, बैठे हुए हैं, या सबमरीन को जो चला रहा है, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर होगा, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर होगा, तो सबमरीन के अंदर वाला जो प्रेशर होगा वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। सो द नेट प्रेशर एक्टिंग ऑन द विंडो इज गेज प्रेशर। तो विंडो पे जो प्रेशर आपका काम कर रहा होगा वो कौन सा कर रहा होगा? गेज प्रेशर काम कर रहा होगा। कैसे? ये जैसे मान लो विंडो है, ठीक है, ये मान लो विंडो है, और ये वाला जो है ये सबमरीन का अंदर वाला पोर्शन है, ये वाला। तो इसके अंदर यहाँ पर मान लो कोई अगर बंदा बैठा है, तो ये वाला जो बंदा होगा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लेवल पे काम कर रहा है। और बाहर से जो आपका प्रेशर लग रहा है वो कितना लग रहा है? टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। तो नेट प्रेशर कितना हो जाएगा? इधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है पीए, और बाहर से पीए प्लस पीजी, यानी कि गेज एब्सोल्यूट प्रेशर लग रहा है। तो जो नेट प्रेशर यहाँ पर काम करेगा, बाहर वाला प्रेशर माइनस अंदर वाला प्रेशर। तो पीए पीए कैंसिल हो जाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपके पास जो नेट वैल्यू प्रेशर की बचेगी, जो विंडो के ऊपर काम कर रही होगी, वो पीजी काम कर रही होगी, यानी कि गेज प्रेशर काम कर रहा होगा, ठीक है। और गेज प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है? रो जी एच के बराबर होती है। और यहाँ पे क्या है, आपको क्या निकालना था? फोर्स निकालना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है फोर्स एक्टिंग, तो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया होता है। तो प्रेशर आपको पता है रो जी एच काम कर रहा है, जो ऊपर अभी हमने कैलकुलेट भी करा है 103 एटीएम। और एरिया जो है वो आपको यहाँ पर 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर दिया है, उसको आप मीटर मीटर में चेंज करके मल्टीप्लाई करके, क्योंकि विंडो कैसी होगी? रेक्टेंगुलर विंडो होगी, तो एल इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा? उसका एरिया हो जाएगा। तो ये आपका एरिया हो गया मीटर स्क्वायर में, 0.04 मीटर स्क्वायर। बस फिर आपने फोर्स का फॉर्मूला लगा दिया, प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर कौन सा? गेज प्रेशर। गेज प्रेशर कितना है? 103 एटीएम। इसको पास्कल में चेंज करेंगे तो 103 इंटू 10⁵ पास्कल हो जाएगा, ठीक है। और उसको फिर आपने 0.04 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे आपको जो आंसर मिल गया वो ये मिल गया, 4.12 इंटू 10⁵ न्यूटन। तो अब आप देख सकते हो ये फोर्स की वैल्यू कितनी बड़ी है, ठीक है। इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो कितना हो जाएगा? 412,000, यानी कि 4,12,000 न्यूटन का जो प्रेशर है वो इस सबमरीन की विंडो पे काम कर रहा होगा। सोचो इतना खतरनाक प्रेशर। तो सोचो कि मतलब
सबमरीन को किस डिजाइन से बनाया जाता होगा कि इतने प्रेशर को वो झेल पाए या इतने फोर्स को वो झेल पा रहा है। ठीक है, तो ये लाइक बहुत बड़ी मतलब टेक्नोलॉजी है। क्लियर है? तो ये आपका यहाँ पर आपका मैनोमीटर हो गया। फिर उसके बाद ये गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, इसके बारे में हमने देख लिया। ठीक है, ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ये सारी चीजें हो गई। तो बताओ इतनी चीजें आपको क्या क्लियर हो गई हैं? सभी को समझ आ गया ये? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका इतना। उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हाइड्रोलिक मशीन्स के ऊपर। ठीक है, तो हाइड्रोलिक मशीन्स क्या होती हैं, पहले मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। हाइड्रोलिक मशीन बेसिकली क्या होती है और इसमें कौन सा अभी लॉ हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखो, हाइड्रोलिक मशीन का सबसे अच्छा एग्जांपल आपने देखा होगा, जो आपने जेसीबी मशीन देखी होगी। ठीक है, जेसीबी बेसिकली तो ब्रांड है, लेकिन उसको जो हम कहते हैं क्रेन कहते हैं। ठीक है, क्रेन्स वगैरह देखी होंगी जिससे मिट्टी वगैरह उठाई जाती है, तो वो आपने देखी होगी। ठीक है, जिसे आप कॉमनली जेसीबी बोल देते हो। जेसीबी बल्कि मशीन का नाम नहीं है, जेसीबी कंपनी का नाम है। ठीक है, तो जो मशीन होती है वो क्रेन होती है। ठीक है, तो वो जो काम करती है, आपने देखा होगा क्रेन जो होती है वो जब मिट्टी को उठा रही होती है, तो उसमें आपने बड़े बड़े से पाइप जैसे स्ट्रक्चर देखे होंगे, दो चार पाइप्स होते हैं। उन पाइप्स के अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है। एंड वो जो फ्लूइड होता है वो हाइड्रोलिक के प्रिंसिपल, ये जो हाइड्रोलिक्स अभी हम पढ़ेंगे आगे, उसके प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके वो वहां से क्या कर रहा होता है, लोड उठा रहा होता है। ठीक है, या आपने दूसरी इसका अच्छा एग्जांपल ये देखा होगा, मतलब जैसे आपने क्या करा होगा ना, आपने मतलब ये है कि छोटी क्लासेस में आपने वो मॉडल भी देखे होंगे इसके, जो क्रेन के मॉडल्स बनाते हैं, वो सिरिंज लगा के, सिरिंज के अंदर आपने वो वाटर भर दिया और उसके बाद वो दिखाते थे कि भाई सिरिंज को हम यहाँ से प्रेस कर रहे हैं तो ये जो है ऊपर को उठ जा रहा है। ठीक है, तो वही क्या है, ये हाइड्रोलिक, यही सारी चीजें होती हैं, यही आपका हाइड्रोलिक वाली प्रिंसिपल होता है जो हाइड्रोलिक के मशीन्स में यूज होता है। इसका दूसरा एग्जांपल एक और भी है, जैसे आपने वो डंपर देखे होंगे। ठीक है, डंपर का मतलब जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, तो वो कुछ लेके आते हैं जैसे मिट्टी पत्थर वगैरह, और क्या करते हैं, वो वहां से बटन दबाते हैं, बटन दबाने के बाद वो जो डंपर है वो अपने आप ऊपर उठने लगता है। तो धीरे धीरे उठता है, उठता है, और उसके बाद क्या होता है, जब स्लोप इतना ज्यादा बढ़ जाता है, तो क्या होता है, वो जो मिट्टी या जो चीज उसमें भरी होती है वो नीचे गिरने लग जाती है उसमें से। ठीक है, तो इस तरीके के ये सारी चीजें आपने देखी होंगी। ठीक है, तो लाइक ये इस तरीके का ट्रक होता है, एंड इसमें क्या होता है, ये जो डंपर होता है ये धीरे धीरे जो ये है ये उठने लगता है यहाँ से। ठीक है, तो ये उठने लगता है, तो इसके अंदर जो भी चीज होती है वो फिर यहाँ पर नीचे गिरा देता है। तो ये आपने देखा होगा, जब ये उठता है ना, तो उठते टाइम यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी इसके कुछ आपने देखा होगा, ये पाइप जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पर लगे होते हैं जो इसको धीरे धीरे करके ऊपर उठा रहे होते हैं। तो ये भी आपके हाइड्रोलिक के प्रिंसिपल प्रिंसिपल पे काम करता है। तो वही हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट अस नाउ कंसीडर व्हाट हैपेंस व्हेन वी चेंज द प्रेशर ऑफ ऑन अ फ्लूइड कंटेन्ड इन द वेसल। तो अब हम ये चेक करेंगे कि अगर मान लो हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो बेसिकली होगा क्या। Consider a horizontal cylinder with a piston and three vertical tube at different points. The pressure in the horizontal cylinder is indicated by the height of the fluid in the column in the vertical tube. It is necessarily the same in all. ठीक है, if we push the piston, the fluid level rises in all tube, again reaching the same level in each of them. तो देखो ये कहना क्या चाह रहे हैं, जो अभी हमने हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स वाला जो एग्जांपल पढ़ा था, यही वाला फिगर हमने देखा था, जिसमें क्या था कि अगर मान लो नीचे ये आपस में तीनों कनेक्टेड है, एंड कनेक्टेड होने की वजह से ये क्या रहते हैं, इनमें जो लेवल रहेगा लिक्विड का वो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो अब इन्होंने क्या लिया, यही एग्जांपल लिया है, और इन्होंने क्या करा, यहां से ये क्लोज्ड है, और यहां से इन्होंने क्या लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया। ठीक है, तो पिस्टन का मतलब इस तरीके तो होता है, पिस्टन का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, जो वो होली वाली पिचकारी होती है। ठीक है, तो ये होली वाली जो पिचकारी होती है, इसमें आपने देखा होगा, लाइक आप इसमें पीछे से क्या करते हो, इसमें फोर्स लगा के खींचते हो, पानी को दबाते हो, फिर वो पानी यहाँ से बाहर निकलता है। या जब आपको पानी इसके अंदर पिचकारी के अंदर भरना होता है, तो इस पिस्टन को आप खींचते हो। तो इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, पिस्टन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करा हमने, पिस्टन यहाँ पे इसके एक एंड पे लगा दिए, ये आपका जो अपरेटस है इसमें हमने पिस्टन लगा दी, और पिस्टन लगाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इस पिस्टन को दबा रहे हैं अंदर की तरफ। तो दबा रहे हैं तो क्या हो रहा है, अंदर की तरफ प्रेशर बढ़ रहा है। तो प्रेशर जब बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो फ्लूइड है वो ऊपर की तरफ भागने लग जाएगा, क्योंकि फ्लूइड का लेवल क्या है, ऊपर की तरफ जाने लग जाएगा। क्योंकि भाई फ्लूइड को तो क्या है, आप जिधर से धक्का मारोगे उधर से वो
क्या करेगा, शिफ्ट होके दूसरी जगह जाने लगेगा जिधर उसको जगह मिलेगी। ठीक है, ये तो सिंपल सी नेचुरल बात है। तो यही काम इन्होंने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर जब इसको पढ़ोगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, the pressure in the horizontal cylinder is indicated by the height of liquid column in the vertical tube. It is necessarily the same in all. तो ये तो पहले से हमें पता है कि भाई प्रेशर जो वो आपका सेम है तीनों में। If we push the piston, अगर मान लो हम पिस्टन को पुश करते हैं, the fluid level rises in all the tubes. तो फ्लूइड का जो लेवल है वो यहाँ पर धीरे धीरे सभी ट्यूब्स में बढ़ने लग जाएगा, अगेन रीचिंग द सेम लेवल इन ईच ऑफ देम। अब यहाँ पर सबसे मजेदार बात ये है कि यहाँ पर जब हम प्रेशर लगाएंगे बाहर से, तो यहाँ पर जो इसमें लेवल जो इंक्रीज होगा वो भी सेम लेवल तक इंक्रीज होगा। ठीक है, मान लो मैंने इसमें थोड़ा सा पिस्टन को दबा के धक्का लगाया, तो अगर मान लो मेरे ए वाला जो पिस्टन है उसमें मेरा जो फ्लूइड का लेवल है वो यहां तक आ गया, तो बी वाले में भी जो है मेरा जो लेवल है वो यहीं तक आएगा, और सी वाले में भी मेरा लेवल यहीं तक आएगा। ठीक है, मतलब ये बी में भी इतने लेवल आ रहा है और सी में भी इतने लेवल आएगा। तो कहने का मतलब है कि बाहर से मैं जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाऊंगा और जो लेवल मेरा एक में इंक्रीज होगा वही दोनों में भी इंक्रीज होगा। मान लो मेरा यहाँ से 1 सेंटीमीटर का लेवल सी वाले में इंक्रीज हुआ, तो ए वाले में भी ऊपर जो जाएगा हाइट वो 1 सेंटीमीटर जाएगी, और बी वाले में भी जो हाइट जाएगी वो 1 सेंटीमीटर के बराबर ही जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद है दिस इंडिकेट्स that when the pressure on the cylinder was increased, it was distributed uniformly throughout. तो यहाँ पर इससे हमको पता क्या चलता है कि जो हमने प्रेशर यहाँ पर अप्लाई करा, ठीक है, सिलेंडर के ऊपर, सिलेंडर मतलब ये जो पिस्टन के बाहर है उसको हम सिलेंडर बोल रहे हैं, तो इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट। ये जो प्रेशर है ये आपका जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यानी कि जो बिखर गया या जो फैल गया वो बराबर बराबर फैल गया, यानी कि ए वाले में भी उतना प्रेशर गया, बी वाले में भी उतना गया, सी वाले में भी उतना गया, जिसकी वजह से वो तीनों क्या है, सेम लेवल पे पहुंच गए लिक्विड। ठीक है, तो वी कैन से whenever external pressure is applied on any part of a fluid contained in a vessel, it is transmitted undiminished and equally in all direction. तो यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जब भी हम यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं किसी भी पार्ट पर लिक्विड के, ठीक है, बाहर से कभी भी जब हम प्रेशर लगाते हैं लिक्विड के किसी भी पार्ट के ऊपर जो कि एक वेसल के अंदर है, तो वो जो प्रेशर होता है वो आपका ट्रांसमिट हो जाता है, यानी कि फैल जाता है अनडिमिनिश्ड। यानी कि अनडिमिनिश्ड का मतलब है कि उसमें कोई भी कमी नहीं आती है। अगर मान लो मैंने प्रेशर 100 पास्कल का लगाया है, तो 100 पास्कल का प्रेशर बराबर जाके बढ़ जाएगा तीनों वेसल में, जब हम ये वाला एग्जांपल ले रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि 100 प्रेशर लगाया और उधर जाके जो जा रहा है वो 99 जा रहा है, तो 100 लगाए तो 100 ही प्रेशर जाएगा। एंड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, और सारी डायरेक्शन में बराबर बराबर प्रेशर जो है वो चला जाता है। ठीक है, तो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ द पास्कस लॉ एंड इट हैज मेनी एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। तो ये जो है ये पास्कस लॉ का ही क्या है, एक अनदर फॉर्म है, दूसरा फॉर्म है, और इसके काफी सारे एप्लीकेशंस हैं। अभी हम एप्लीकेशन समझेंगे कैसे होते हैं। तो अ नंबर ऑफ डिवाइसेस सच एज हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट का मतलब आप समझ लो, लिफ्ट का मतलब वही हो गया। ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट का मतलब जैसे कि क्रेन में जैसे होता है, क्रेन जब उठाती है लिफ्ट करती है, तो वो एक हाइड्रोलिक लिफ्ट का एग्जांपल है। और हाइड्रोलिक ब्रेक्स यानी कि आजकल की जो गाड़ियां आ रही हैं, आजकल की जो हमारी बाइक रहती है, ठीक है, बाइक में भी देखा होगा, बाइक में आपने देखा होगा जो बाइक का हेड वाला पोर्शन होता है उसके नीचे यहाँ पर देखना पाइप जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो आपके क्या होते हैं, वो आपके बेसिकली हाइड्रोलिक ब्रेक्स ही होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद क्या मतलब वो शॉकर होते हैं, ठीक है, जो आपके हाइड्रोलिक शॉकर्स भी आते हैं, लेकिन हाइड्रोलिक ब्रेक्स एक अलग चीज हो गई। ठीक है, तो ये जो होते हैं आर बेस्ड ऑन द पास्कल्स पास्कल्स लॉ। ठीक है, इन दिस डिवाइसेस फ्लूइड्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग प्रेशर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रेशर को ट्रांसमिट करने के लिए फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं। अब फ्लूइड का ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, और फ्लूइड में भी लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल। तो इनकम्प्रेसिबल का मतलब यह है कि जितना प्रेशर हम एक तरफ से डालेंगे, दूसरी तरफ जहां लिक्विड को जाना है वहां उतना का उतना प्रेशर पूरा मिल जाएगा, यानी कि वो डिमिनिश नहीं होगा, यानी कि कम नहीं होगा। 100 पास्कल का प्रेशर अगर हम एक एंड से लगा रहे हैं, तो 100 पास्कल का जो प्रेशर है वो आपको दूसरी तरफ से मिलेगा। तो पिचकारी वाला जो एग्जांपल है जो हम होली में इस्तेमाल करते हैं, तो मान लो आपने एक बार पानी भर लिया और जितने ताकत के साथ आप क्या करोगे, पिचकारी में प्रेशर लगाओगे, उतनी तेजी से पानी जो वो दूसरे होल से बाहर निकलता है। तो ये भी एक हाइड्रोलिक का एग्जांपल है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है ना हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का एग्जांपल है। एज शोन इन फिगर, टू पिस्टन्स आर सेपरेटेड बाय द स्पेस फिल्ड विद द लिक्विड। तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट ये आपने देखी होगी। ठीक है, आप अगर कभी जैसे आपने देखा होगा गाड़ियों वगैरह की जहां पर सर्विस होती है ना, तो वहां पे ये लिफ्ट का इस्तेमाल होता है।
तो जैसे क्या होता है कि गाड़ी के नीचे जैसे धुलाई करनी है, उसको सफाई करनी है, या गाड़ी के नीचे कुछ खराबी उसको अगर ठीक करना है, तो हम गाड़ी को क्या कर लेते हैं, ऊपर को उठा लेते हैं। तो ये आपके एक हाइड्रोलिक लिफ्ट का एग्जांपल है, ये एक टाइप की हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है। ठीक है, तो हमने क्या करा, जैसे गाड़ी को एक जगह पर खड़ा कर दिया, खड़ा करने के बाद हम मोटर ऑन करते हैं, मोटर ऑन करने के बाद क्या होता है, एक तरफ से फ्लूइड के ऊपर प्रेशर लग रहा होता है, और ये फ्लूइड का प्रेशर दूसरी तरफ जाके काम कर रहा होता है, और धीरे धीरे क्या करता है, इस गाड़ी को उठा देता है। ठीक है, तो ये आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया। तो इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट एज शोन इन फिगर 9.6b, टू पिस्टन्स आर सेपरेटेड बाय द स्पेस फिल्ड विद द लिक्विड। ठीक है, दो पिस्टन होती है यहाँ पे। अ पिस्टन ऑफ स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया A1 इज यूज्ड टू एक्सर्ट अ फोर्स F1 डायरेक्टली ऑन द लिक्विड। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये जो आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट दी हुई है, ठीक है, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का काम कैसे होता है, ये चीज आपको समझनी है। अब यहाँ पर करते क्या है, हमने ये ऐसा स्ट्रक्चर ले लिया, और यहाँ पे हम दो पिस्टन को कंसीडर करते हैं। पिस्टन का मतलब एक पिस्टन ये हो गई मेरी, और एक पिस्टन ये वाली हो गई। ठीक है, पिस्टन, और ये क्या है, ये फ्रीली मूवेबल है, यानी कि अगर इधर से प्रेशर आएगा तो ये ऊपर उठने लग जाएगा, ये इधर से प्रेशर लगाएगा तो ये नीचे को दबने लग जाएगा। ठीक है, तो ये दो पिस्टन है हमारे पास। अब आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर एक का, पहले वाले का, इधर वाले का एरिया A1 है, और इधर वाले का एरिया A2 है। और ध्यान से अगर आप देखोगे तो A2 की जो वैल्यू आपको दिख रही होगी वो A1 से ज्यादा है, यानी कि एरिया जो गाड़ी जिस पर खड़ी है उस वाली पिस्टन का जो एरिया है वो आपका ज्यादा है, इन कंपैरिजन टू जो दूसरी वाली पिस्टन है जिसपे आप खुद से फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो A2 इज ग्रेटर देन क्या हो गया, A1 हो गया। अब क्या है, अगर मान लो यहां से आप प्रेशर P1 लगाते हो, ठीक है, तो इतना ही प्रेशर आपको P1 यहां पर भी मिल जाएगा, या P प्रेशर ही बोल दो इसको, P1 क्या बोलना है। ठीक है, तो मान लो अगर आपने P प्रेशर इधर की तरफ लगाया और लिक्विड और कहीं पर जा नहीं सकता, लिक्विड सिर्फ इधर को ही ऊपर को भाग सकता है, तो इसका मतलब है कि इधर ऊपर जो प्रेशर काम करेगा वो P प्रेशर काम करेगा, क्योंकि हमने ये चीज पास्कल लॉ से पढ़ ली कि भाई जितना प्रेशर आप एक तरफ पे लगाओगे उतना प्रेशर जो है अनडिमिनिश्ड जाके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दूसरी तरफ पे। तो दूसरी तरफ पे प्रेशर अगर जा सकता है तो वो यही वाली जगह है, क्योंकि पिस्टन जो है वो ऊपर नीचे मूव कर सकती है। तो जब आप इधर से नीचे इस वाली पिस्टन को दबाओगे प्रेशर लगा के, तो ये जो दूसरी वाली पिस्टन है ये अपने आप ऊपर उठना चालू हो जाएगी। ठीक है, तो प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर सेम हो गई। तो अगर मान लो यहाँ पर मैं पहली वाली साइड पे, ये आपकी पहली साइड है और ये आपकी दूसरी वाली साइड है, तो मान लो पहली वाली साइड पे P1 अगर प्रेशर में निकालता हूं तो वो कितना हो जाएगा, F1 अपॉन A1 हो जाएगा। और उसी तरीके से P2 प्रेशर की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं, वो कितनी हो जाएगी, F2 अपॉन A2 हो जाएगी। और हमें ये पता है कि P1 और P2 जो है वो कितने बराबर है, तो ठीक है, P1 और P2 की जो वैल्यू है वो बराबर है, क्योंकि एक तरफ से आप जितना प्रेशर लगाओगे दूसरी तरफ भी प्रेशर उतना ही मिलेगा हमको। ठीक है, ना वो कम होगा और ना वो खुद से ज्यादा होगा। तो अगर हम इस चीज को इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज मिल गई। अब उसके बाद क्या है, ठीक है, अब उसके बाद यहां पर क्या होगा कि मान लो अगर ये दोनों क्वांटिटीज क्या है, बराबर है, F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। तो कहने का मतलब यहां पर है, पहले हम ये चीज देख चुके हैं कि A1 एरिया जो है वो आपका कम है, ठीक है, और एरिया A2 क्या है वो आपका ज्यादा है। ठीक है, एरिया A1 क्या है वो आपका कम है, एरिया A2 क्या है वो आपका ज्यादा है। तो यहां पर क्या होगा, मतलब ये है कि ये अगर मान लो जो भी वैल्यू है, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2, ये आपको मिल जाएगा। तो यहां ऊपर अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहां पर बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि अगर आप यहां पर क्या कर रहे हो, एरिया जैसे आपने एक साइड का बड़ा लिया और एक साइड का कम लिया, ठीक है, तो अब देखो F1 और F2 की वैल्यू ये आपकी A1 अपॉन A2 के बराबर होनी चाहिए। क्लियर है, तो मान लो अगर मैं ये कह देता हूं कि F1 अपॉन F2 की वैल्यू, मान लो अगर मेरे पास ये जो A1 अपॉन A2 की वैल्यू है, ठीक है, मान लो A1 अपॉन A2 की वैल्यू जो है मैंने कह दी कि ये मान लो आपकी है किसके बराबर है, 10 के बराबर है। ठीक है, तो यहां से मेरे पास F1 अपॉन F2 की जो वैल्यू है वो भी 10 के बराबर हो जाएगी। अब हमें ये चीज पता है कि भाई यहाँ पर क्या है, अगर मान लो आपने एरिया 1 जो है वो आपने कम लिया है और एरिया 2 है वो जो आपने ज्यादा लिया, ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, जो फोर्स 1 की वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर ये वैल्यू 10 है,
और यहाँ पर आपको ये भी पता है कि दोनों के प्रेशर सेम है। प्रेशर का मतलब क्या है? एफ बाई ए, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। यानी कि अगर आप यहाँ पर एरिया की वैल्यू को कम करते हो तो फोर्स की जो वैल्यू वो ज्यादा होगी, और एरिया की वैल्यू को अगर आप बढ़ा के रखते हो तो यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू वो आपकी कम हो जाएगी। कहने का मतलब है, अगर आपने लेफ्ट साइड से प्रेशर पी लगाया तो राइट साइड में भी आपको प्रेशर पी मिलेगा, लेकिन आपने लेफ्ट साइड में एरिया की वैल्यू को कम रखा है, तो आपको फोर्स की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा सो दैट कि पी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहे। ठीक है। और उसी तरीके से राइट साइड में क्या होगा, एरिया की वैल्यू अगर ज्यादा है तो यहां पर जो आपको फोर्स की वैल्यू मिलेगी वो कम मिलेगी, सो दैट ये दोनों आपस में क्या रहे, बराबर रहे। तो एक तरफ पे अगर आप एरिया की वैल्यू कम ले रहे हो तो फोर्स आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है, और दूसरी तरफ अगर आप एरिया की वैल्यू ज्यादा ले रहे हो तो फोर्स की वैल्यू वहां पर कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब यहां पर ये है, इसको मैं हटा देता हूं पूरे को। ठीक है। तो देखो, कहने का मतलब यहां पर यह है कि मान लो आपने यहाँ पर प्रेशर लगाया, मान लो 100 पास्कल का सपोज, ठीक है, तो इधर भी आपको क्या मिलेगा, 100 पास्कल का प्रेशर मिलेगा। और इधर लेफ्ट साइड पे मान लो एरिया जो है वो आपका है यहाँ पर 2 मीटर स्क्वायर का, और राइट साइड में जो एरिया है वो आपका कितना हो गया, मान लो 8 मीटर स्क्वायर का हो गया। ठीक है, 8 मीटर स्क्वायर क्या हो गया, तो यहां पर अगर आप फोर्स की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, पी इंटू ए वन हो जाएगा। तो P इंटू ए वन का मतलब है, P प्रेशर कितना है, 100 पास्कल है, और एरिया कितना है, 2 मीटर स्क्वायर है, यानी कि 200 न्यूटन का फोर्स आपको लेफ्ट साइड में आपको लगाना पड़ेगा। और राइट साइड में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो राइट साइड में यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, P इंटू ए हो जाएगी, यानी कि 100 इंटू 8, यानी कि 800 न्यूटन हो जाएगा। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो प्रेशर की वैल्यू मिलेगी वो 800 न्यूटन मिलेगी, मतलब फोर्स की वैल्यू जो है वो 800 न्यूटन मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक जगह क्या करना है, लोड उठाना है, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जितना आप यहाँ पर फोर्स लगाओगे, जैसे आपने क्या लगाया कि यहाँ पर 200 न्यूटन फोर्स लगाया, आपको यहाँ पर 800 न्यूटन फोर्स की जरूरत पड़ेगी अगर आपको सेम हाइट तक उठाना है। ठीक है, अगर आपको हाइट यहाँ पर मान लो आपने 200 न्यूटन तक ही यहाँ पर फोर्स को अप्लाई करा सपोज, ठीक है, तो क्या है, यहाँ पर आपकी हाइट कम होगी। कहने का मतलब ये है कि इस पिस्टन को जब आप ज्यादा दबाओगे तो ये वाली जो पिस्टन है ये कम उठेगी, क्योंकि एरिया जो है वो यहाँ पर आपका ज्यादा हो गया है। एरिया ज्यादा होने से क्या होगा कि ये जो फोर्स लग रहा है वो आपके पूरे एरिया में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि एक तरफ से आप अगर क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, लेकिन वो फोर्स जो है वो आपको ज्यादा डेप्थ तक लगाना पड़ेगा। अगर आप कम एरिया पे लगा रहे हो उस फोर्स को तो आपको ज्यादा डेप्थ तक लगाना पड़ेगा, सो दैट कि वो जो फोर्स है उतना का सारा, उतना का उतना जो फोर्स है वो आपका दूसरी तरफ जब शिफ्ट होगा तो वो ज्यादा एरिया पे हो रहा है, और वो ज्यादा एरिया पे होगा तो वो कम हाइट तक उठेगा। तो यानी कि यहाँ पर आपको एडवांटेज जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि आप कम फोर्स लगा रहे हो, लेकिन कम फोर्स को आप ज्यादा देर तक लगा रहे हो सो दैट कि वो ज्यादा डेप्थ तक जाए, और उसके बाद जो दूसरी साइड से जब आपने लोड को उठाना है तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर वो जो लोड उठेगा वो आपका थोड़ा कम हाइट से उठेगा, लेकिन वो उठ जरूर जाएगा। ठीक है। तो अब इसका एक बार पैराग्राफ पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो ये था कि a piston of a small cross section area A1 is used to exert a force F1 directly on the liquid. The pressure P is equal to F1 upon A1 is transmitted through the liquid to the larger cylinder attached with the larger piston of area 2. तो यहाँ पर area 2 जो है वो आपका ज्यादा है, which results in the upward force P into A2. ठीक है, जो फोर्स दूसरी तरफ लगेगा वो आपका कितना हो गया, P into A2 हो गया। Therefore the piston is capable of supporting a large force, say a car or a truck placed on the platform। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इस पर जो हमको फोर्स मिलेगा, फोर्स की वैल्यू में ज्यादा मिल रही थी, जैसे 800 न्यूटन मैंने आपको बताया था, तो इस 800 न्यूटन को जो है ये कैपेबल है इसको सपोर्ट करने के लिए, ये वाला जो लार्ज फोर्स है। ठीक है। तो बाय चेंजिंग द फोर्स एट A1 द प्लेटफॉर्म कैन बी मूव्ड अप और डाउन। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फोर्स की वैल्यू को अगर लेफ्ट साइड में हम चेंज करेंगे, अब ठीक है, कम या ज्यादा करेंगे तो उससे हम राइट साइड को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। Thus the applied force has been increased by a factor of A2 by A1। तो यहाँ पर जो है, जो मतलब अप्लाइड फोर्स है वो इंक्रीज हो जाता है आपका E2 by A1 फैक्टर से, एंड दिस फैक्टर इज नोन एज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द डिवाइस। ठीक है।